Assalamu alaikum. Welcome to your class of English. Chapter 5 on destroying books. यानी किताबों की तल्फी पे ये चैप्टर है किस तरह बैड बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, अपने आप से दूर कर देना चाहिए। राइटर ने इसके बारे में बात की। चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया। इसकी समरी देखी, कुछ पैराग्राफ्स देखे। अब मजीद चल के देखते हैं कि बैड बुक्स के बारे में राइटर के क्या व्यूज हैं और खुद राइटर के पास जो कलेक्शन इस किस्म की बुक्स की थी उसको राइटर ने कैसे वेस्ट किया। जी, फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं राइटर बैड बुक्स के बारे में क्या कहता है। इट इज नॉट इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों को डिस्ट्रॉय करना, ऐसी किताबें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं, ऐसी बुक्स जो हम पे बर्डन है, जिनका हमें कोई फायदा नहीं, उन बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन राइटर कहता है कि बुक्स को डिस्ट्रॉय करना भी कोई आसान काम नहीं। राइटर हैड मैनी बैड बुक्स। राइटर के पास ऐसी बहुत सारी बैड बुक्स की कलेक्शन थी, ऐसे बहुत सारे चीप किस्म के राइटर्स की पोइट्री की बुक्स थी जिन्हें राइटर नहीं पढ़ना चाहता, जिनका राइटर को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये बुक्स सिर्फ और सिर्फ जगह घेरे हुए थी, राइटर के फ्लैट पे एक बर्डन बने हुए थी, इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं था। But he had no source to destroy them. राइटर कहता है मेरे पास ऐसी बुक्स की कलेक्शन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये नहीं समझ आती थी कि ऐसा कौन सा सोर्स अपनाया जाए कि इन बुक्स को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यानी उन किताबों की तल्फी पर, उन किताबों को जाय कर देने के लिए कोई प्रॉपर तरीकेकार मौजूद नहीं था। नो वन बॉट दोज बुक्स। राइटर कहता है कि जो किताबें मेरे पास थी, क्योंकि वो यूजफुल नहीं थी, उनको चीप किस्म के पोएट्स ने लिखा था, पोएट्री की कुछ बुक्स की कलेक्शन थी, कुछ और बुक्स थी जिनका कोई फायदा नहीं था। ऐसे बुक्स जो कि आपके लिए यूजफुल ही नहीं, उन्हें कोई नहीं खरीदता। इसीलिए राइटर कहता है कि अब उन बुक्स को खुद से दूर करने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि कोई भी उन बुक्स को नहीं खरीदता। राइटर कुड नॉट बर्न देम। बुक्स को डिस्ट्रॉय करने का, बुक्स को खुद से दूर करने का एक तरीका ये भी था कि उन्हें आग से जला दिया जाए। लेकिन राइटर कहता है कि मेरा जो फ्लैट है वो बहुत छोटा था, वहां पे मेरे पास गैस का कोई बर्नर या कोई भी मेरे पास चूल्हा मौजूद नहीं था कि जिसपे मैं उन किताबों को फाड़ता और फिर जला देता। राइटर कहता है कि अगर किसी तरीके से कोई बर्नर या चूल्हा अरेंज हो भी जाता तो it was a very difficult task to burn all those books कि तमाम तर किताबों को इकट्ठा करना, उनमें से एक एक पेज निकालना और फिर उसको जलाना एक बहुत मुश्किल टास्क था। यानी फिफ्थ पैराग्राफ में ओवरऑल राइटर ने ये बताया कि इन किताबों को खत्म करना, इन किताबों की मौत कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है बैड बुक्स को डिस्ट्रॉय करना। राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स की कलेक्शन थी, ऐसी बुक्स थी कि उनका कोई फायदा नहीं था, कोई उन्हें ना खरीदता। उनको जलाने के बारे में जब राइटर ने सोचा तब भी उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हर एक बुक को उठाकर और उसमें से एक एक पेज को निकाल के जलाना भी बहुत मुश्किल काम है। अब चल के देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। Writer decided to throw them in river. बहुत सी सोच विचार के बाद, मुख्तलिफ रीजंस, मुख्तलिफ इस तरह के सजेशंस माइंड में लाने के बाद कि उन बुक्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, राइटर ने फाइनली यही डिसाइड किया कि उन किताबों को दरिया में फेंक देना चाहिए। So he arranged a sack and tied them. फिर उसने क्या किया, एक बोरे का बंदोबस्त किया। उस बोरी में वो तमाम तर किताबें जो राइटर ने अपने फ्लैट पे रखी हुई थी, ऐसी तमाम बैड बुक्स जिनका राइटर को कोई फायदा नहीं था, उन तमाम बुक्स को उस सैक में यानी उस बोरी में डाला और उसे बांध दिया। Then
फाइनली राइटर का ये डिसाइड हो गया कि उसने किताबों को कैसे वेस्ट करना है, उसने किताबों को दरिया में फेंक देना है। इसी मकसद के लिए उसने तमाम तर किताबों को बोरी में डाल के बांध दिया। नाउ ही वांट टू थ्रो देम। आखिरकार वो उन्हें फेंकने के लिए चला गया। It was midnight and surrounded with horror. राइटर कहता है कि ये डिसीजन लेने से पहले कि किताबों को कैसे थ्रो करना है, उस वक्त भी मैं बहुत हेजिटेट हुआ। काफी सोच विचार के बाद ये फैसला हुआ। जब ये फैसला कर लिया कि किताबों को दरिया में फेंकना है, तो उसके बाद भी मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आते रहे। इट वॉज मिड नाइट, क्योंकि आधी रात का वक्त था, तो तमाम तर जो सराउंडिंग थी, जो इर्द गिर्द का नजारा था, वो मुकम्मल तौर पर खौफ से भरपूर नजर आता था। There was complete darkness and quietness. राइटर कहता है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रात का अंधेरा छाया था या फिर खामोशी नजर आती थी। यानी राइटर ने अब डिसाइड कर लिया कि बुक्स को वेस्ट करने का एक ही तरीका है, उन्हें दरिया में फेंक दिया जाए। इसके लिए उसने तैयारी शुरू की। एक अदद उसने सैक यानी बोरी को अरेंज किया, उसमें किताबों को बांधा। अब वो उनको फेंकने के लिए गया, लेकिन जैसे ही वो अपने फ्लैट से बाहर निकला, आधी रात का वक्त था। इसी वजह से वो तमाम तर जो सराउंडिंग्स थी, वो राइटर को खौफ से भरपूर नजर आई। देयर वॉज कंप्लीट डार्कनेस एंड क्वाइटनेस, क्योंकि हर तरफ अंधेरा था, आधी रात का वक्त था, इसीलिए किसी किस्म का कोई शोर हंगामा नहीं था। हर तरफ खामोशी थी और राइटर इससे खौफजदा हो रहा था। सेवंथ पैराग्राफ, राइटर ने डिसाइड किया कि अब वो फेंकने जा रहा है, लेकिन साथ साथ वो सराउंडिंग से खौफजदा है। अब सेवंथ पैराग्राफ में देखते हैं कि राइटर को क्या एक्सपीरियंस हुआ, किस तरह उसने जाके बुक्स को थ्रो किया। राइटर passed from a police officer and a passerby. राइटर जब उन बोरी बंद किताबों को लेके जा रहा था, तो रास्ते में उसका सामना एक पुलिस ऑफिसर से हुआ। कुछ राहगीर खामोशी से गुजर रहे थे, उनसे भी सामना हुआ। He felt fear. रात को इस तरह बोरी में कुछ बंद करके लेके जाना और उसे पानी में फेंकने का सोच के ही राइटर खौफजदा हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर ने या किसी और ने उसको देखा, तो हो सकता है वो उसे गलत समझे। राइटर कहता है कि मैं कैसे पुलिस ऑफिसर को यकीन दिलाऊंगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं, क्योंकि पुलिस ये डाउट करेगी कि शायद मैंने किसी बच्चे को किडनैप किया या किसी बच्चे का मर्डर किया और इस बोरे में बंद करके उसको फेंक रहा हूँ। राइटर पहले पहल थोड़ा बहुत खौफजदा हुआ, लेकिन एक्चुअली वो कहता है कि मैं कोई इतना ज्यादा भी नहीं डरा था। राइटर वॉज नॉट मच वरीड, क्योंकि रियलिटी ये थी कि राइटर की कोई गलती नहीं थी, उसका कोई क्राइम नहीं था, बल्कि सिंपली वो बैड बुक्स को डिस्ट्रॉय करने आया था। With all these thoughts, writer reached on embankment. इन तमाम तर सोचों के साथ, तमाम तर बातों को सोचते हुए, तमाम तर खौफ और जो खदशात थे, उन्हें मद्देनजर रखते हुए राइटर आहिस्ता आहिस्ता दरिया के पुश्ते पर, दरिया के किनारे पर पहुंच गया। यानी अब राइटर की मंजिल करीब थी कि उसने उस बोरी बंद किताबों को पानी में फेंक देना था। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स चैप्टर, प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर की समरी देख ली। अब मजीद हमने 3-4 पैराग्राफ स्टडी किए। इसमें हमने देखा कि राइटर किस तरह डिसाइड करता है कि उसने बैड बुक से छुटकारा हासिल करना है। इसके लिए उसे काफी देर सोच विचार करनी पड़ी। बहुत टाइम सोचना पड़ा कि क्या उसे डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से इन बुक्स को वेस्ट करना चाहिए। फाइनली 2-3 रीजंस उसके पास थे। फॉर एग्जाम्पल, वो उन बुक्स को बर्न कर सकता था, उन बुक्स को बेच सकता था, या फिर उन बुक्स को दरिया में फेंक सकता था। उन बुक्स को बर्न करना, एक एक पेज को निकालना राइटर के लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ
وہ بکس کیونکہ بیڈ بکس تھیں، یوزفل نہیں تھیں، چیپ قسم کی پوئٹری سے بھرپور تھیں، تو رائٹر کو کوئی امید نہیں تھی کہ ان بکس کو کوئی خریدے۔ اسی لیے رائٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کتابوں کو بوری میں باندھ کے دریا میں پھینک دینا چاہیے۔ فائنلی اس پہ عمل کرنے کے لیے اس نے ایک سیک یعنی ایک بوری کا بندوبست کیا۔ بوری کے اندر اس نے کتابیں ڈالی، اسے ٹائی کیا، اسے باندھا اور اس کے بعد وہ بوری لے کے دریا کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دریا کے کنارے جا رہا تھا، راستے میں رائٹر کو بہت سے خوف اور خدشات نے تنگ کیا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ رائٹر ہیز فیئر کہ اگر کسی نے اس کو یہ کتابیں پھینکتے دیکھ لیا تو کہیں اسے غلط نہ سمجھے۔ رائٹر کہتا ہے کہ اگر کسی پولیس آفیسر نے دیکھ لیا تو میں کیسے اس کو یقین دلاؤں گا اس بوری میں کتابیں ہی تھیں، کسی کی لاش نہیں۔ رائٹر جب ان بوری بند کتابوں کو پھینکنے جاتا ہے تو آدھی رات کا وقت تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی بھی رائٹر کے خوف اور وہم میں اضافہ کر رہی تھی۔ راستے میں فائنلی رائٹر کا سامنا ایک پولیس آفیسر سے کچھ راہگیروں سے ہوا، لیکن کسی نہ کسی طریقے اپنے خوف پہ قابو پاتے ہوئے رائٹر ان بوری بند کتابوں کو پھینکنے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ کیا اس نے کتابیں پھینک دیں، اس کے بعد کیا ہوا، رائٹر کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اور کس طرح رائٹر واپس اپنی فلیٹ پر آیا۔ اب دیکھتے ہیں ایڈیمز۔ فرسٹ ایڈیم ہے a narrow escape۔ a narrow escape کا مطلب ہے بال بال بچنا۔ سیکنڈ ایڈیم a red letter day یعنی ایک خوشی کا دن۔ تھرڈ ایڈیم کو دیکھتے ہیں a rope of sand یعنی ایک کچا تعلق، ایک کمزور ریلیشن۔ فورتھ ایڈیم a stroke of fortune۔ a stroke of fortune کا مطلب ہے خوش قسمتی سے یعنی قسمت نے ساتھ دیا۔ Then a white elephant۔ a white elephant کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جس پہ اسپینڈ تو زیادہ ہو، جس پہ خرچہ تو زیادہ ہو لیکن اس کا فائدہ کم ہو۔ Sixth idiom a wild goose chase۔ a wild goose chase کا مطلب ہے ایسی خواہش جو پوری نہ ہو، ایک ایسی خواہش کا پیچھا کرنا، ایک ایسی ایم کا پیچھا کرنا جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ Seventh idiom against a rainy day یعنی برے دنوں کے لیے۔ Eighth idiom an apple of discord لڑائی کی وجہ۔ Ninth idiom ہے as a matter of fact۔ as a matter of fact کا مطلب ہے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے یعنی جہاں تک حقیقت کو دیکھا جائے۔ Last idiom at daggers drawn یعنی ایک دوسرے کا بری طرح سے دشمن ہو جانا۔ ہوپ سو ایڈیمز کے میننگ سمجھ آ گئے۔ کوشش کریں اب ایڈیمز کے سینٹینسز آپ خود بنانا سٹارٹ کریں۔ لازمی نہیں کہ آپ ہمیشہ رٹا ہی لگائیں، بک کو ہی فالو کریں، میننگ کلیئر کریں، اس کے بعد سینٹینسز خود سے بنا لیں۔ چیپٹر کو پریپیئر کیجیے گا، ایڈیمز کو کیجیے گا۔ آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔